हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और प्री टाइम की अपनी ये क्लास है, प्री टाइम की नहीं सॉरी, 60 डे की हम लोग ये फ्री क्लास है। ये वो क्लास है, एक्चुअली पैरेलल दोनों क्लासेस चल रही है। तो इंट्रो में क्या हो रहा है कि कभी इसका इंट्रो उसमें चल जा रहा है, कभी उसका इसमें चल जा रहा है। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की ये पहली क्लास, हालांकि ये अब तक तीसरी क्लास होती। ठीक, पहली क्लासेस की मैंने रिकॉर्ड किया, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोग को। और वो उसमें चूंकि एकदम आवाज ही नहीं आ रही थी, वो क्लास अपलोड भी हो चुकी है। ठीक है, प्रीमियर पे हम लोगों ने लगाने के पहले उसको चेक किया तो पता चला वहां पे आवाज ही नहीं है। ठीक, तो ये गलती हो गई थी। और यही रीजन है कि कल इतना दिमाग खराब हुआ कि जब क्लास बनाने आ रहे हैं सेकेंड क्लास, तो पता चला मैसेज आ रहा है कि पहली क्लास की ही अभी आवाज रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर आके भी स्टूडियो में क्लास रिकॉर्ड नहीं किए। ठीक है, क्योंकि वो मतलब अब समझिए कि एक एक क्लास के पीछे इतना टाइम जाता है, और जब क्लास की आवाज ना रिकॉर्ड हो तो फिर बुरा लगता है। ठीक, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। क्लास नंबर 1 आज है। ठीक है, और फ्री टाइम बैच का ये बेसिकली, जो हम लोग का फ्री बैच है उसका ये बेसिकली बेसिक इंट्रो है, क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो सारी चर्चा कर दी गई है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्लास आप लोग की ली थी। ठीक है, पहले तो मैं आप लोग को यही दिखा दूं, क्योंकि दोनों लोग के बीच में विश्वास का होना जरूरी है। हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन से पढ़ने वाले थे। देखिए, ये सब मैंने कल उस क्लास में पढ़ा दिया। एकदम आप लोग को लग रहा होगा, ये देखेंगे तो सारी पेन चली हुई है, ये बता रही है कि हाँ, इसको पढ़ाया गया था, और दुर्भाग्य से आप लोग के पास तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, कोई बात नहीं है, दुर्भाग्य को हम लोग मिटाएंगे और भाग्य से इसको काम चलाते हैं। एक एक पेज मिटाते चलेंगे, जो पढ़ते हैं उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भारत की संपन्नता को ध्यान में रखते हुए समय के साथ क्या है कि कई सारी कंपनियां भारत आएंगी। भारत इसलिए आएंगी ताकि भारत की जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, विशेषकर जो मसाले हैं, उन मसालों का यहां से खरीद कर और यूरोप में बेचकर अधिकतम मुनाफा। जैसे एक एग्जांपल मिलता है कि जब वास्को डिगामा भारत आया, भारत से जब वो यहाँ की वस्तुएं लेकर जाता है, तो वो 600 गुने दाम पे बेचता है, जबकि उसमें वो आने और जाने का किराया ऑलरेडी माइनस कर चुका रहता है। अब समझ सकते हैं कि भारत की वस्तुओं का या यहाँ की जो मसाले हैं, यहाँ के जो पदार्थ है, उसकी डिमांड यूरोप में कितनी थी। ठीक है, मसालों की डिमांड होने के पीछे रीजन ये है कि चूंकि वो लोग मांसाहारी होते हैं ठंडे जगहों पे। ठीक है, तो मांस थोड़ा ज्यादा देर तक चलेगा, अगर मसाला पोत देते हैं तो मांस थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक चलता है। एक ये भी रीजन था कि वहाँ पे मसालों की डिमांड थोड़ी ज्यादा थी। यहाँ पे यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम लिखा है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। ध्यान देंगे दोस्तों, ये इन कंपनियों के निर्माण का क्रम नहीं है, ये इन कंपनियों के भारत में आगमन का क्रम है। क्लियर होंगे, निर्माण का क्रम कुछ अलग है और भारत में आगमन का क्रम अलग है। निर्माण का क्रम अलग है, आगमन का क्रम अलग है। आगमन का क्रम है, पुर्तगाली सबसे पहले है, फिर डच है, डबोरा के युद्ध में डच खत्म होंगे, अंग्रेज आएंगे, डेन आएंगे, और तीन फ्रांसीसी युद्ध में फ्रांसीसी खत्म हो जाएंगे। अंततः भारत पे हुकूमत कौन करेगी, तो अंग्रेज करेंगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो ये इसका ऑर्डर है, आपके दिमाग में रखना है। मैंने लिखा है पेज नंबर 79 पे डिटेल में चर्चा किया गया है। एक्चुअली पेज नंबर 79 पे क्या किया गया है कि इसमें इनके निर्माण पे का क्रम पे चर्चा किया गया है। भारत में जो पहली कंपनी आती है वो पुर्तगाली से आती है, और पुर्तगाली कंपनी पहली बार इसलिए आती है क्योंकि वो जो वास्को डिगामा था, वो एक पुर्तगाली यात्री था। वास्को डिगामा जब यहाँ की सफल यात्रा करके अपने देश पुर्तगाल लौटता है और इतने महंगे दाम में यहाँ की वस्तु को बेचता है, तो इससे ना केवल वहां के उद्योगपति प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि राजा जो रहता है ना, उसको लगता है भाई अभी एक बंदा जा रहा है तो इतना कमा रहा है, अगर मैं एक एक यूनिट भेज दूं, एक कंपनी भेज दूं, तो सोचो लोग कितना कमाएंगे और हम भी कमाएंगे। भाई स्टार्ट होता है ना, मेरे साम्राज्य के लोग कमाएंगे तो भाई राजा तो कमाएगा, ऑटोमेटिक कमाएगा, बिना लड़े कमाएगा, बिना बेचे कमाएगा। ठीक, तो वो बोलेगा अपने लोग से, भाई क्यों नहीं तुम लोग एक कंपनी बना रहे हो, जाओ भारत जाओ, रास्ता तो वास्को डिगामा खोज ही लिया है। ठीक है, वास्को डिगामा का फिर पाएगा, बोलेगा रास्ता दिखाओ इन लोगों को, बताओ कैसे कैसे गए हो। वास्को डिगामा पूरी बात बताता है, भाई ऐसे ऐसे गए हैं, मेडागास्कर पहुंचे हैं, फिर यहाँ से ऐसे पहुंचे हैं। वास्को डिगामा चूंकि जब भारत आया रहता है तो वो कालीकट के बंदरगाह पे आया रहता है। कालीकट के जब वो बंदरगाह पे पहुंचता है, जो कि पश्चिमी तट का एक बंदरगाह है, तो वहां पे एक जमोरिन नाम के शासक का शासन चल रहा था। ठीक है, जमोरिन, ध्यान देंगे। अब जमोरिन का यहाँ पे क्या है, वास्को डिगामा क्या करेगा, वास्को डिगामा का जमोरिन क्या करेगा, स्वागत करेगा, फूल माला पहनाएगा, बताएगा भाई इतना दूर से आए हैं और तुम्हारे देश आए हैं, बहुत संप्रभुता सुने थे,
तो बड़ा खुश होगा, जमोरिन की इज्जत करेगा, जमोरिन भी इसकी बहादुरी सुनता है, बड़ा खुश होगा, बड़ा स्वागत करेगा और उतनी ही साजो सामान के साथ इसकी विदाई करेगा, 600 गुना बेनिफिट करेगा। जब उधर से पुर्तगाल एक कंपनी के तौर पे आएंगे, तो उस कंपनी का जो पहला हेड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वायसराय, ठीक है, तो पहला पुर्तगाली वायसराय उस कंपनी का बनता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की एक बेहतरीन पॉलिसी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत यह क्या करता है कि पूरे समुद्र पे राज करेगा। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, ये प्रीलिम्स का विषय नहीं है, ठीक है, हालांकि है, लेकिन यूपीएससी में पब्लिक सर्विस कमीशन बस यही पूछेगी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी समझ जाना कि पुर्तगालियों की थी। इसको लाया कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी संक्षेप में समझ जाइए कि बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी थी, आपको परमिशन लेना होता था, परमिट लेना होता था आपको ट्रेड करने के लिए समुद्र के रास्ते, क्योंकि समुद्र के सभी इंपॉर्टेंट जो द्वीप थे उन पे कैप्चर किसका था, पुर्तगालियों का था, ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में इस एक फैक्ट के अलावा और कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो यहाँ का वायसराय बन के आएगा पुर्तगालियों का, उसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क क्या है, एक ऐसा माना जाता है कि भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क था। रीजन है, गोवा जैसे क्षेत्र को यही विजिट करेगा और यहाँ की लड़कियों, जो यहाँ की लड़कियां हैं, अपने जो लोग आए रहते हैं उनको अनुमति देगा, शादी करो इन लोग से, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में वास्तविक जो संस्थापक है पुर्तगाली साम्राज्य का, वो अल्बुकर्क है, ना कि अल्मीडा है, इसी को ध्यान देंगे। अल्बुकर्क गोवा जैसे क्षेत्र को किससे जीतता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब वो आता है तो भारत में, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ देखिए, ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से क्या करेगा, गोवा का विजय करेगा। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा का विजय करेगा। विजय करने के बाद ये क्या करेगा, एक व्यापारिक कोठी खोलेगा, अपनी पहली व्यापारिक कोठी का खोलेगा, कोचीन में खोलेगा, अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोलेगा। पुर्तगाली जब आते हैं तो भारत में कई सारी नवीनता भी लेके आते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पुर्तगालियों को, और तंबाकू भी लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पुर्तगालियों को, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस और ये इसको लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पुर्तगालियों को दिया जाता है, ठीक। पुर्तगाल के बाद से बारी किसकी आती है, डच की। डच के बारे में केवल दो फैक्टर दिमाग रखेंगे। पहली बात ये, इन्होंने मुसलीपट्टनम में अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री खोली है, मुसलीपट्टनम में अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री खोली है। डच एक ऐसे कंपनी थे जिन्होंने भारत के हर एक वस्तु का निर्यात किया है। इसी के लिए कहा जाता है कि भारत की वस्तुओं को निर्यात की वस्तु किसने बनाया, तो डचों ने बनाया। भारत की वस्तु को निर्यात का वस्तु किसने बनाया, तो डचों ने बनाया। ऐसा कुछ नहीं था जो डचों ने बेचा नहीं है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। डचों की कई और, जैसे इन्होंने पिपली में भी एक फैक्ट्री खोली थी, बंगाल के पुलिकट, ध्यान देंगे, यहाँ पे सॉरी पिपली में, पुलिकट में, इन जगहों पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी। पुलिकट को उन्होंने क्या किया था, अपनी मुख्यालय बनाया था, ध्यान देंगे। पिपली मैं बंगाल का पुलिकट बोल दिया था, ठीक है, लेकिन पिपली पिपली जो है वो बंगाल में थी, ठीक है। पुलिकट क्या था, तो पुलिकट इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो ये चीज ध्यान देंगे, पेपर में क्वेश्चन आता है, अपने दिमाग में रखेंगे। अंग्रेज जब आएंगे तो इनका सामना इनसे होगा, क्योंकि व्यापारिक प्रतिस्पर्धाएं में वृद्धि होगी। उन व्यापारिक प्रतिस्पर्धाएं क्या करेंगी, अंग्रेज वर्सेस डच करेंगी, अर्थात डचों का दुश्मन बनाएंगे अंग्रेजों को और अंग्रेजों का दुश्मन बनाएंगे डचों को। और इन दोनों कहेंगे भाई आओ बेदरा के मैदान में मिल लेते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम। और इस देखते हैं किसमें कितना है दम की लड़ाई में, बेदरा के युद्ध में डच बेदम होंगे और अंग्रेज अपने दम पे 1759 में ये दिखाएंगे कि भैया अब हमसे केवल एक ही कंपनी लड़ सकती है, वो है फ्रांसीसी, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे भारत में दो कंपनी शेष बचेंगी, फ्रांसीसी और इंग्लिश। डचों की बारी, महान साम्राज्य अंग्रेज आते हैं। एलिजाबेथ प्रथम के ड्यूरेशन में ये साम्राज्य की स्थापना होती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। और जब ये पूरी टीम निकलेगी भारत के सफर पे, तो भारत में जहांगीर का शासन चलता है। जहांगीर को खुश करना बड़ा जरूरी रहता है अगर भारत में अपनी ट्रेड को बेहतरीन करना है तो। जहांगीर के ड्यूरेशन में दो अंग्रेज जाएंगे। एक अंग्रेज का नाम रहता है कैप्टन हॉकिंस, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक अंग्रेज का नाम है कैप्टन हॉकिंस, स्क्रीन देखिएगा आप लोग, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस जाएगा, जहांगीर की हाल चाल लेगा और बताएगा अपनी तरफ का जो मानसून है, मौसम है, बताएगा अपना टारगेट, बताएगा और बताएगा कि मेरे हित में आपका हित कैसे छुपा है। ये सब चीज जहांगीर को समझाएगा। जहांगीर को बहुत पलने पड़ता नहीं, वो बोलेगा ठीक है हुजूर, तुम करना क्या चाहते हो ये बोलो। वो बोला साहब एक छोटी सी अनुमति लेने आए हैं, एक कारखाना स्थापित करना चाहते हैं। इतनी बड़े क्षेत्र के मालिक है सरदार, छोटा सा क्षेत्र चाहिए।
जहांगीर बोलेगा कि भाई बहुत दूर से चल के आया है, अंग्रेजी बहुत अच्छा बोल रहा है, छोटा सा क्षेत्र चाहिए ले जावे, कौन सा अपने बाप का है। इसको अस्थायी कारखाना लगाने की अनुमति सूरत को देगा। और ये जो सूरत से ये कहानी शुरू होगी, ये सूरत की कहानी अंततः बंगाल विजय करेगी, और बंगाल विजय के बाद पूरे देश का विजय करेगी। अब देखेंगे इसका उदाहरण यहीं से पड़ता है। इसके बाद से जो थोड़ी मोड़ी कमी रह जाती है और हॉकिंस साहब से उसको पूरा करने थॉमस रोज आते हैं जहांगीर के पास। थॉमस रोज आएंगे, थॉमस रोज आ जाते हैं तो ये भी बोलेंगे भैया कुछ हमको दे दो, कुछ दे दो, कुछ सुविधाएं दे दो, बहुत तकलीफ हो रही है व्यापार करने में, थोड़ा समझो चाचा। थॉमस रो को बोलेगा जा भाई तुमको भी चाहिए दिया। सुल्तान खुश हुआ। जहांगीर में जब मैं पढ़ाया हूँ वहां मैंने इन चीजों को क्या क्या दिया गया था, कितने मनसब दिया गया, क्या दिया गया, सारी चीज मैंने बताया है। तो वहां पे डिटेल में फिर यहाँ चर्चा करना बेकार जाएगा। ठीक, अब रियायतें पाने के बाद कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ने कंपनी को प्रारंभिक तौर पर स्टेब्लिश कर देंगे। अब इनके दिमाग में आएगा यार ये सबसे बड़ा सरदार, आप सोचो ना ये ड्यूरेशन कब है, मुगलों का। मुगल खुश तो सब खुश, यहाँ पे मुगल को अगर पराजित कर दे तो सब पराजित अपने आप, क्योंकि उसी के सब छोटे भाई है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा भाई नहीं है बस, मराठा। यहाँ पे देखेंगे जो पश्चिमी महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहां पे उसके विश्व छाया क्षेत्रों में एक मराठा साम्राज्य का उद्भव होगा। वो किसी के छोटे भाई नहीं, वो सबके बाप है। ठीक है, हालांकि एक चुटपुट निर्णयों ने भारत में अंततः जो साम्राज्य स्थापित करा दिया वो ब्रिटिश का स्थापित करा दिया, लेकिन वही चुटपुट गलतियां नहीं होती तो देश मराठाओं पे सॉरी मराठा देश पे राज करते, ना कि इंग्लिश। इस चीज को समझिएगा। और अखंड मराठा राज्य बन गया था। ठीक, फिर हम लोग हर जगह जय भवानी चिल्लाते। अब देखिए अब होगा क्या, जब ये लोग मुगलों को खुश कर लेंगे तो इनका दिमाग पहले जाएगा चल भाई गोलकुंडा चलते हैं। गोलकुंडा का जो सुल्तान था उससे जाके मिलेंगे। ठीक है, गोलकुंडा का सुल्तान से कहेंगे बोल भाई कुछ करना नहीं चाहते हैं, और तुम्हारा एक बंदरगाह है, बस अंदर बंदरगाह में हमको व्यापार करने के लिए अनुमति चाहिए, बस ट्रेड करनी है, और कुछ नहीं छुएंगे ना, तुम्हारा कुछ तोड़े फोड़ेंगे, तुम्हारा पैर भी दबाएंगे, मतलब तुम्हारी जी हुजूरी भी करेंगे, सेना चाहिए, जो चीज चाहिए वो चीज तुमको देंगे। गोलकुंडा का शासक कहेगा देख ठीक है, बहुत कुछ नहीं, 500 पैगोडा तुम हमको दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तुम कह रहे थे कि हमको तुम्हारे बंदरगाह से ट्रेड करना है, तुम फ्री ट्रेड करो, तुम क्या बेचोगे हमसे नहीं मतलब है, तुम क्या खरीदोगे हमसे नहीं मतलब है, हम कोई चेकिंग नहीं करेंगे, फ्री ट्रेड है, मजेदार करो, केवल 500 पैगोडा मेरे घर पहुंचाते रहना साल भर में। अंग्रेज कहेंगे ठीक है हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। तो समझिए कि ये इस गोलकुंडा के शासक ने महज 500 पैगोडा के बदले अपने बंदरगाह को देगा इंग्लिश को कि चलो भाई यहाँ पे तुम स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करो, यानी फ्री ट्रेड करो। अब अंग्रेजों के हाथ में दो क्षेत्र लग गए, उधर गुजरात वाले रीजन में अस्थायी कारखाना, और वहां पे मुगलों ने उनको स्टेब्लिश कर दिया। गोलकुंडा वाले रीजन में गोलकुंडा के शासक ने थोड़े से लालच में पड़ के गोलकुंडा में उनको स्टेब्लिश कर दिया। अब यहां से उनका नजर जाएगा चंद्रगिरी पे। अब देखिए चंद्रगिरी के राजा थे, उनका उनसे जाके फ्रांसिस डे, ध्यान देंगे। ठीक है, फ्रांसिस डे क्या होगा और जाके बात करेगा। फ्रांसिस डे जब जाके चंद्रगिरी के राजा से बात करेगा तो चंद्रगिरी के राजा बोलेंगे जाएगा, बोलेगा सरदार कुछ चाहिए आपसे। बोलेंगे क्या चाहिए, बोलेंगे आप देखिए अभी मुगल के पास गए थे, जहांगीर चाचा भी हम लोग को दिए हैं, और एक हमारे भैया गए थे वहां पे गोलकुंडा में, उनको भी दिए हैं, और हमको भेजा गया है आपके पास, हमको भी कुछ दे दो, बहुत दूर से आए हैं। तो बोलेंगे चाहिए क्या, बोलेंगे साहब बस ये मद्रास अगर दे देते तो ठीक रहता, पैसा लीजिए हमसे। तो बोलेंगे नहीं मद्रास देंगे लेकिन लीज पे लेना है, इनको भी रुपया चाहिए था, पट्टे पे मद्रास दे दिए। अब समझिए सूरत पा गए, गुजरात में स्थायी कारखाना खोल चुके हैं, गोलकुंडा से व्यापार एकदम तगड़ा कर रहे हैं, और मद्रास को लीज पे ले लिया। जैसे ही मद्रास को लीज पे लिए चंद्रगिरी के राजा का कंट्रोल मद्रास से हट गया, और जैसे ही चंद्रगिरी के राजा का मद्रास से कंट्रोल हटेगा, मद्रास की किलेबंदी करेंगे और उसी का नाम रखेंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसी का नाम क्या रखेंगे, फोर्ट सेंट जॉर्ज रखेंगे। आप सपोज करिए अब क्या हो गया, सूरत में स्थायी कंपनी की स्थापना हो गई, गोलकुंडा से वो फ्री ट्रेड करने लगे हैं, मद्रास को कब्जे में ले लिए हैं, और मद्रास की किलेबंदी कर दी है। मद्रास की किलेबंदी करने से उनको बेनिफिट समझ में आएगा कि किलेबंदी के बेनिफिट्स वो इसलिए समझेंगे कि किले के अंदर क्या चल रहा है बाहर के लोग नहीं देखेंगे। सिंपल सी बात है ना, किलेबंदी का यही फायदा होता था। इस बीच में कहानी होती है, कहानी ये होती है कि पुर्तगाल और अंग्रेज यानी यूके का मिलन होगा। इस मिलन स्थल में, इस वैवाहिक मिलन स्थल में बले का बकरा बनेगा भारत। यूरोप में शादी हो रही है और दहेज भारत में मिलेगा। बंबई जिसको ध्यान देंगे, यहाँ पे पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम याद कर लीजिए, कैथरीन ऑफ ब्रकॉन्जा,
और चार्ल्स द्वितीय से इनकी शादी होती है, शादी यूरोप में हो रही है, दहेज भारत में मिल रहा है, और दहेज के स्वरूप बंबई द्वीप को पुर्तगाली क्या करेंगे, चार्ल्स द्वितीय को थमा देंगे। चार्ल्स द्वितीय बंबई द्वीप को दहेज में पाएगा तो सोचेगा भैया वहां पे क्या हनीमून मनाने जाएंगे, नहीं जाएंगे, सिंपल बात है ना, क्या करने जाएंगे, यूरोप में अच्छी अच्छी जगह है, ठीक। तो वो सोचेगा भाई काम करो, कोई अपना कंटर है क्या भारत में बंबई के इर्द गिर्द, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बात करेगा, बोलेगा भाई ये बंबई हमको क्या ना कि दहेज में मिला है, इसका यूज है तुम्हारे लिए कुछ, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बोलेंगे जी सर हुजूर, तो बोलेगा हमको केवल 10 पाउंड वार्षिक दे देना। कौन बोलेगा, चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, केवल इतना भेजते रहना, बंबई तुम्हारा। अब समझिए, जो चीज बातचीत और रणनीति के दम पे भारत के स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों को छकाई चुके हैं, विवाह के दम पे क्या होगा, ये यहाँ पे बंबई द्वीप ले लिए। अब इनके दिमाग में अचानक खबर आ गई भाई भारत का सबसे संप्रभु या हम लोग कह लें और सबसे फर्टाइल एरिया कौन सा है, बहुत संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो इनके कंटर लोग बताएंगे बंगाल। साहब बंगाल बहुत उर्वर क्षेत्र है, बंगाल अपने हाथ में आएगा तो समझो मजा ही मजा है। बोलेंगे बंगाल में है कौन, तो बंगाल में उस वक्त बंगाल का और में सासुजा था, ठीक है, इसको जानेंगे, सासुजा बंगाल का सूबेदार था। सासुजा से जाके मिलेंगे और बोलेंगे साहब कुछ हमको अनुमति चाहिए, थोड़ा मैं व्यापारिक छूट चाहता हूँ, बिकॉज हम लोग ट्रेड करने आए हैं, आपके सामान खरीदेंगे तो आपके यहाँ भी क्या है कि इकोनॉमी बढ़ेगी आपके भी क्षेत्र की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके यहाँ। सासुजा बोलेगा नहीं नहीं भाई विश्वास नहीं है, बोलेंगे अरे विश्वास करिए ना, मेरे पे विश्वास मुगलों ने किया, अभी हम एक भी छल नहीं किया उनके साथ, उनका साथ दे रहे हैं, जो उनको चाहिए उनको वो देते हैं। उसके बाद से चंद्रगिरी के राजा ने हमारे विश्वास किया, मजेदार एकदम, उनको भी देखिए जितना पट्टा बोले देने के लिए उतना एकदम टाइम टू टाइम पढ़ाते हैं, एक दिन देर नहीं करते हैं, सुबह को बोले तो सुबह में देते हैं। उसके बाद से बोलेगा और, तो बोलेंगे उसके बाद से गोलकुंडा के शासक को देख लीजिए, उनको भी 500 पैगोडा बोले हैं, दिन में बोले दिन में पहुंचा देते हैं, साल भर में 1 घंटा देर नहीं करते हैं। तो ये बोलेंगे तब उसी तरीके से मेरा भी देर मत करना, 3,000 वार्षिक दे दो बस, 3,000 रुपया मांगते ज्यादा नहीं, ठीक है, तुम किसको क्या दिए हो मुझसे नहीं मतलब है, मेरा बहुत फर्टाइल एरिया, तुम 3,000 वार्षिक दे दो। अंग्रेज कहेंगे ठीक है साहब कबूल है। 3,000 वार्षिक कल के बदले भारत का सबसे फर्टाइल एरिया बंगाल बिहार उड़ीसा, ये बंगाल आज का पश्चिमी जो बंगाल है वो है, और आज के बांग्लादेश है, ठीक है, ये बिहार वो है, आज की झारखंड को ऐड करेगा। आप समझ जाए कि एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट वाला थोड़ा बेल्ट हटा दीजिए तो पूरा का पूरा वो क्षेत्र ही हो गया आपका, ठीक है। इतने बड़े रीजन को केवल 3,000 वार्षिक कर के बदले फ्री ट्रेड की अनुमति दी जाता है। अब समझिएगा, इस वक्त सुल्तानों को यह था कि भाई हमको मिले बिना काम किए रुपया मिले, और जब आपको बिना काम के रुपया मिलता है ना, तो जो काम करके रुपया आपको दे रहा है ना, वो एक समय आने पे आपको चैन छोटा करेगा, ठीक है, उसको उसको पता है कि तुम बिना मेहनत के रुपया ले रहे हो, ठीक। इसी के लिए तपोगे तो निखरोगे। अंग्रेज इसलिए निखरे ना कि वास्तव में वो आके भारत में पहले 100 साल में तपे हैं, ठीक है, फिर प्लासी करके और बक्सर के माध्यम से निखरे हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब क्या है, अब भारत का सबसे फर्टाइल एरिया उनके हाथ में लग गया था। अब ट्रेड वगैरह बहुत अच्छे से चल रहा था, उधर अंग्रेज खुश थे, चार्ल्स द्वितीय खुश था अपनी पत्नी के साथ, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले दबादब खुश थे। एक छोटी सी फैक्ट क्या मिलती है कि बंगाल का 3 रीजन कालीकाता, गोविंदपुर और सुतानाती, इस 3 क्षेत्र क्या नाम है, कालीकाता, गोविंदपुर और सुतानाती, इन तीनों को मर्ज करेगा कौन, जॉन जॉब चार्नाक, और इसका नाम रखेगा कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता किन 3 गांवों को मिला के बनाया गया है, तो कालीकाता, गोविंदपुर और सुतानाती। मैंने लिख दिया केएसजी, यहाँ पे कोचिंग लिखा है, केएसजी कोचिंग है, के से कालीकाता, एस से सुतानाती और जी से गोविंदपुर, नाम याद करने का तरीका है, ठीक है। अब बारी आती है फ्रांसीसी कंपनी की, ठीक है, बारी आ गई फ्रांसीसी कंपनी, ठीक। तो फ्रांसीसी कंपनी की जो पहली कोठी है वो सूरत में स्थापित होगी, ध्यान देंगे, ठीक है। और फ्रांसीसियों ने क्या है कि पांडिचेरी की स्थापना की है। एक फ्रांसीसी था, उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन, इसी फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की है। डचों ने जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा दी थी किसको, अंग्रेजों को, वही व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अब कौन देगा, फ्रांसीसी देंगे। अंग्रेज आर्थिक मामले में बहुत ही आप समझ जाइए कि स्वाभिमानी थे, इनको लगता था कि भारत जैसे फर्टाइल लैंड पे अगर केवल और केवल मेरा कंट्रोल रहा ना, तो यूरोप में केवल और केवल मेरा कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और चूंकि यूरोप में सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है वो यूके में हुआ है, तो यूके तुलनात्मक तौर पे यूरोप में शक्तिशाली भी था, और चूंकि नेवल पावर ये था, तो इसलिए क्या है कि मिलिट्री को एक स्थान से दूसरे, सपोज कि ये इंडिया हो गया, तो यहां से अगर इनको मिलिट्री यहां भेजनी ना तो इजिली भेज देते थे, ठीक।
सिंपल सी बात थी इनके लिए। तो नेवल पावर होने का भी ताकत जो फायदा है वो इनको मिलेगा। और फ्रांसीसी नेवल पावर में बहुत कमजोर थे। अब होगा क्या, इतिहास में फ्रांसीसियों के साथ इनका 3 युद्ध होता है, जिसको हम लोग कर्नाटक का प्रथम, कर्नाटक का द्वितीय और कर्नाटक का तृतीय युद्ध कहते हैं। ये तीनों युद्ध फ्रांसीसियों के साथ हुए हैं। पहला युद्ध एक्स ला सापेल की संधि के साथ खत्म हुआ है। दूसरा युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ खत्म हुआ है। तीसरा युद्ध पेरिस की संधि के साथ खत्म हुआ है। ठीक है, तो एपीपी यानी एक्स ला सापेल, इसी को हम लोग ए ला सापेल लिखा है, पांडिचेरी की संधि, ठीक है, और फिर पेरिस की संधि। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48 हुआ, एक वर्ष बाद फिर स्टार्ट हो गया और ये 54 तक चला। 2-3 साल शांत रहा, फिर 58 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी देखेंगे 48, 54 और 63। ठीक है, ये संधि हुआ है। ठीक, तो ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा क्यों प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी, प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ। यूरोप की 2 शक्तियां भारत में फाइट कर रही हैं। वो दोनों शक्तियां क्या है, उनका नाम है फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड क्या कर रहे हैं कि भारत में लड़ाई कर रहे हैं। मुद्दा कहां पे है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मुद्दा भारत का मुद्दा है? एकदम नहीं है। अब समझिए, इस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मुद्दा जो कि यूरोप का मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर दोनों भारत में भिड़ गए। ठीक है, अपने घर भिड़ो, हमारे घर कहां भिड़ रहे हो, लेकिन भिड़ गए। हमारे यहाँ कमजोरी रहेगी तो यही होगा। ठीक है, एक्सला सापेल का संधि उधर होगा और युद्ध यहां भी खत्म। ठीक है, क्योंकि मुद्दा ही वही था। सेकेंड कर्नाटक युद्ध में, इस युद्ध में डुप्ले लीड कर रहा था। डुप्ले एक फ्रांसीसियों में सबसे महान, हम लोग कह सकते हैं कि वायसराय था या एक सैनिक था, गवर्नर था, जो भी बोल लीजिए। ठीक है, सबसे महान था। इसकी ताकत, इसकी स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतर थी। अंग्रेजों से उम्दा स्ट्रेटजी इसकी हुआ करते थे। आगे चलकर डुप्ले उपले की स्ट्रेटजी को इंग्लिश फॉलो करेंगे। ठीक है, अंग्रेज जानते थे ये जब तक जाएगा नहीं ना ये चोरकट, अपने लिए बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन तुलनात्मक अच्छा था। क्योंकि दुश्मन के लिए खराब था, इसलिए हमारे लिए अच्छा था। चाणक्य का नीति है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, तो डुप्ले इसलिए हमारा दोस्त है क्योंकि दुश्मन का दुश्मन था। ठीक, तो डुप्ले को हराना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन डुप्ले को स्ट्रेटजी की तहत भगाना आसान था। अंग्रेज जाएंगे फ्रांस में, बोलेंगे सरदार हम लोग क्यों भिड़ रहे हैं, उधर तुम्हारा एक दुष्ट गवर्नर है, ये जाके हमारे गवर्नरों को, हमारे सैनिकों को जुटे में उंगली दिखाता है, और यही वो कारण है, इसी की वजह से हमारे सैनिक भड़क जाते हैं। तो इसको यहां से हटा दो। भारत में एकदम मस्त शांति से लूटेंगे, दोनों मिलके लूटेंगे, बताना कितना तुमको चाहिए कितना हमको चाहिए। फ्रांसीसी कहते हैं यार ये तो बात सही है, डुप्ले थोड़ा मूडी है, अच्छा चलो मैं बुला लेता हूं इसको। सेकेंड जब कर्नाटक वार होगा तो डुप्ले की इसमें हार एक्चुअली नहीं होती है। ठीक है, डुप्ले भी कई सारे क्षेत्र को छिका लेता है, हालांकि तुलनात्मक अंग्रेज फ्रांसीसियों के ज्यादा क्षेत्र को छिकाते हैं। ठीक है, इसी सेकेंड कर्नाटक वार में क्या किया जाएगा, डुप्ले को बुला लिया जाएगा फ्रांस से। ठीक है, डुप्ले फ्रांस जाएगा और डुप्ले की जगह गोडेहू को भेजा जाएगा। गोडेहू आएगा, पांडिचेरी की संधि कर लेगा। ठीक है, अंग्रेजों से बोलेगा सरदार मुझे एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मैं गोडेहू हूं, डुप्ले नहीं। ठीक है, शांति मांगता है अपन, और चलो पांडिचेरी में मिलते हैं। ठीक है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की है, मैं बताया हुआ हूं। ठीक है, तो पांडिचेरी की संधि होती है और ये सेकेंड कर्नाटक युद्ध खत्म। ये सेकेंड कर्नाटक युद्ध क्या था कि भारत में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कहां पे, उस मुद्दे पे दोनों भिड़ गए थे। अब देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या है कि इधर काउंट लाली था फ्रांस के साइड में, ये तुलनात्मक बहुत ही लाचार गवर्नर था, और इधर आयुर्कट जैसे महान था। आयुर्कोट जानता है कि काउंट लाली कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इसके लिए वांडीवास के मैदान में से भिड़ेगा और अंततः चैन छोटा करेगा काउंट लाली को, और एक पेरिस की संधि करेगा, और काउंट लाली से कहेगा भाई अब तुम लोग रहो भारत में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बात अपने किसी भी कंपनी का किलेबंदी नहीं करोगी, पहली शर्त। सेना नहीं रखोगे, दूसरी शर्त। किसी राजा से संपर्क नहीं स्थापित करोगे, तीसरी शर्त। और बेसिक चीज जो तुम बोल रहे हो ना लिख के, ये चीज ट्रेड करेंगे, इसके साथ चौथा चीज ट्रेड भी नहीं करना है। तो बोलते हैं ठीक है सरदार। तो ये सारी शर्तें थोपे जाएंगे फ्रांस के ऊपर। फ्रांस को महज एक कंपनी बना दी जाएगी, वो भी एक ऐसी कंपनी जिसकी अपनी संप्रभुता नहीं रहेगी। ठीक है, अब फ्रांस एक ऐसी कंपनी बन जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का कर्नाटक वार खत्म हो जाता है। कर्नाटक वार जब खत्म होता है तो बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति का उदय कैसे हुआ, इसको आप लोग सोचेंगे। बंगाल
जिस मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था, और अलीवर्दी खां के नेतृत्व में जो बंगाल भारत का स्वर्ग बना था, उस बंगाल पे अंग्रेज शासन कैसे स्थापित करेंगे, ये कहानी यहाँ पे ध्यान देंगे। फिर से सुन लीजिए। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल का स्वतंत्र शासक इसलिए था क्योंकि इसने मुगलों से इसको अलग करवा दिया था। ठीक है। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी पहले ढाका थी, और बाद में जब स्वतंत्र खुद को कराएगा तो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद कर लेगा। अभी इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद से भी, जब उत्तराधिकार की लड़ाई आएगी तो मुर्शिदाबाद से भी चेंज होगी। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ढाका से कहा गया, मुर्शिदाबाद गया। इसकी मुर्शिद कुली खान ने यहाँ पे इजारेदारी प्रथा प्रदान की थी, और कृषकों को तकावी ऋण देता था, यानी एग्रीकल्चर के बिफोर ऋण देता था कि चल भाई ये कृषि करो, बाद में तुमसे रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे। तो तकावी ऋण बेसिकली एक अग्रिम कर ऋण होता था, इसी को हम लोग ठेकेदारी प्रथा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। सॉरी, इजादारी प्रथा को ठेकेदारी प्रथा कहते हैं। ठीक, तो ये तकावी ऋण एक अग्रिम कर था, ये चीज ध्यान देना है। तो इजादारी प्रथा और तकावी ऋण, ये दोनों किसने स्टार्ट किया? मुर्शीद कुली खान ने स्टार्ट किया। मुर्शिद कुली खान जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जाएगा तो इसको लगेगा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन, तो इसका दिमाग में अपना दामाद चाहता है। उसके दामाद का नाम था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन क्या करेगा? गद्दी पे बैठेगा। सुजाउद्दीन भी तुलनात्मक हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है, बहुत नहीं, लेकिन तुलनात्मक ठीक ठाक शासक था। ठीक, सुजाउद्दीन के बाद से जो अगला शासक बनेगा, ठीक है, वो कौन बनेगा? ध्यान देंगे, सरफराज खां। ठीक है, सरफराज खां तुलनात्मक कमजोर शासक था। ठीक है, और नीतियां हालांकि इसकी भी बहुत खराब नहीं थी, लेकिन बंगाल को बढ़ाने वाली नहीं थी। ठीक, इसी ड्यूरेशन में बिहार वाले रीजन में एक सूबेदार था जिसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां स्ट्रेटजी के तौर पे एक मजबूत शासक था, हिम्मती था। ठीक है, आज की मोदी जी जैसा। ठीक, अलीवर्दी खां बोलेगा कि सरफराज आओ गिरिया के मैदान में, देखते हैं किसमें कितना दम। अलीवर्दी खां को लगता है भाई बिहार का सूबेदार क्या, ये आओ मिल। ठीक है, मिलेंगे, और गिरिया के युद्ध में इनको गिरा के मारेगा, अर्थात सरफराज की हार होगी। ठीक, और अलीवर्दी खां की जीत होगी। अब गिरिया के युद्ध में सरफराज को गिरा के मारने के बाद, अर्थात उनकी पराजय के बाद, बंगाल का पूरी उस बंगाल वाले क्षेत्र पे नेतृत्व कौन करेगा? अलीवर्दी खां करेगा, यानी नवाब बनेगा। इसके ड्यूरेशन में बंगाल इतना फलता फूलता है कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। किसके ड्यूरेशन में? अलीवर्दी खां के ड्यूरेशन में। बाद में अलीवर्दी खां भी अपने जीवन के जब अंतिम समय में आते हैं तो ये अपने दामाद को खोजेंगे, और यही वो दामाद था। ठीक है, अब देखिए, इनके दामाद का नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, इनके भी दामाद का नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्या होगा कि उत्तराधिकारी बनेगा इनका, अर्थात बंगाल का नवाब बनेगा। अब देखिए, अलीवर्दी खां का एक स्टेटमेंट है यूरोपियों से। वो कहते हैं, चूंकि यूरोपीय शक्तियां पावरफुल है, नेवल पावर उनकी अच्छी है, जो पैदल सेना है वो उनके पास अच्छी है, अच्छी स्ट्रेटजी है लड़ने की, तो वो कहते हैं एक्चुअली यूरोपीय दोधारी तलवार है, अगर उनको छेड़ोगे तो वो तुमको काट के मार डालेंगे, अगर तुम उनका साथ दोगे अर्थात नहीं छेड़ोगे तो तुमको शहद देंगे, अपने भी कमाएं खाएंगे, तुमको भी कमा खिलवाएंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था अलीवर्दी खां का कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काटकर मार डालेंगी। स्टेटमेंट किसका था? अलीवर्दी खां का था। अब ध्यान देंगे, जो व्यापारिक छूट मिल चुकी है, अब यहाँ पे मैंने बढ़ाया है, सासुजा ने 1651 में जो ये व्यापारिक छूट दी थी, इस व्यापारिक छूट का अब क्या होगा? दुरुपयोग होगा। कौन दिया है? सासुजा ने। तो बंगाल के सूबेदार जो सासुजा था, उसकी तरफ जो व्यापारिक छूट दिया था, अब उस दस्तक का क्या होगा? दुरुपयोग होगा। और जब उस दस्तक का दुरुपयोग होगा, इस दस्तक का दुरुपयोग सिराजुद्दौला के ड्यूरेशन में बहुत तगड़ा होने लगता है। सिराजुद्दौला क्या करेगा कि उस दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगाएगा। रोक लगाने का ये रीजन रहेगा कि अंग्रेज मानेंगे नहीं, और अंग्रेज किलाबंदी भी करने लगते हैं। इसका मूड और भी खराब हो जाता है। एक तो मान नहीं रहो, बात करे, दूसरे तुम किलाबंदी करो बिना पूछे, रूप बताते हैं। खदेरा लेगा एकदम, जैसे ही खदेरेगा भाग जाएंगे सब, कुछ भी जानेंगे, सब के सब भाग के खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जब सिराजुद्दौला अंग्रेजों को खदेड़ेगा तो अंग्रेज बंगाल की खाड़ी के एक द्वीप में भागकर छिप जाते हैं। जानेंगे, अंग्रेज बंगाल की खाड़ी के एक द्वीप पर जाके छिप जाएंगे। हालांकि एक एक घटना, ब्लैक होल आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाईलाइट किया होगा। ठीक है, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक घटना है,
ब्लैक होल एक क्या घटना है ये बता दूं, तो ब्लैक होल एक ऐसी घटना है जिसके बारे में मिथक घटना बोली जाती है, क्योंकि ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। एक्चुअली जब इन लोग को सिराजुद्दौला खदेड़ देगा तो ये बंगाल के एक द्वीप पे जाके रुक जाएंगे, और वहां पे इनके दिमाग में जब इनको एक अपनी सारी भगाने की खबर जब अन्य अधिकारियों तक पहुंच जाती है, तो ये लोग स्ट्रेटजी बनाती है कि क्यों ना हम लोग सिराजुद्दौला से एक लड़ाई लड़े। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि आप बंगाल बिहार उड़ीसा में फ्री ट्रेड कर रहे हो, फ्री ट्रेड कर रहे हो और दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हो, दस्तक का दुरुपयोग करो तो जाहिर सी बात है कि अंदर कौन छल करने वाला है, यानी अंदर सिराजुद्दौला का कौन हितैषी नहीं है, ये तुमको पता था। तो इसको लगा, ठीक है, हालवेल को या क्लाइव को, इन सबको लगा कि हम लोग अगर इसके जिससे नहीं पड़ती, जैसे इसकी इसकी सेनापति से नहीं पड़ती थी, तो अगर लगा इसका सेनापति, इसका बैंकर और भी इसके साम्राज्य के कई सारे ऐसे लोग थे जो उसकी सिराजुद्दौला से नहीं पड़ते थे, कि अगर हम लोग सिराजुद्दौला के साथ छल कर लेना तो इसको तो गद्दी से उतार देंगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब एक रीजन देना था कि हम लोग सिराजुद्दौला से क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। इस रीजन को पुष्ट करने के लिए ब्लैक होल की थ्योरी रखी गई, और ऐसा माना जाता है कि एक कमरे में 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया गया, और अगले दिन सुबह उनमें केवल 23 जिंदा बचे। और ऐसा कहा, मतलब वो उसकी कहने का मतलब था कि एक मौका बस खुला था, बाकी कमरा चारों तरफ से बंद था। ठीक है, और घुट के सब लोग मर गए, 23 बच गए बस। ठीक, और उनमें एक हालवेल था। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला के पास खबर जागी, भाई आओ मैदान में, तुम बहुत कर लिए, अब मैदान में आओ, क्लाइव आया है। क्लाइव चुनौती देगा सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला बोलेगा आ भिड़ते हैं। 1757 में जान देंगे, 23 जून 1757 को क्या होगा, एक भयानक लड़ाई होगी। ठीक है, और जिसको हम लोग कहते हैं प्लासी का लड़ाई। ये भयानक लड़ाई ऐसी लड़ाई थी कि बिना लड़े हार गया, बिना लड़े इतिहास की ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको बिना लड़े बंगाल के नवाब यानी हार चुके हैं। कौन? सिराजुद्दौला। कैसे? सिराजुद्दौला के एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, अंग्रेज इसको खरीद लेंगे। मीर जाफर से बात बताएंगे, मीर जाफर कहेगा कि भैया कैसे जीते, तो बोलेगा काम करो, परेशान मत हो, सारा सेना लेके मैदान में आओ। मीर जाफर सारे सेनाओं को अनुमति देगा, साहब आ जाओ, सबके सबको लेके मैदान में। एकदम सिराजुद्दौला खुश कि मेरा तो एकदम सेनापति एकदम फॉर्म में आ गया है। मीर जाफर सारे सेना को लेके मैदान में आ जाएगा। सामने से 100 सैनिक आते हैं, 100 या 150 सैनिक अंग्रेजों के रहते हैं, उतने आते हैं। सिराजुद्दौला हंसने लगेगा, अबे लाखों के सामने बस 1000 100। तो मीर जाफर जाएगा सिराजुद्दौला के पास, बोलेगा सरदार लड़ाई तो जीत गए आप। सिराजुद्दौला कहेगा हाँ ये तो बात है यार, लेकिन बोलेगा इक्को को छोड़ना मत, सबको मार डालो, जो 100 ठिकाना इक्को को मत छोड़ो, काट डालो सबको। बोलेगा साहब क्या खून खराबा आप देखेंगे, आप आराम से जाइए महल में, और अभी मैं आधे घंटे में इनको मार के आता हूँ, एकदम ताजपोशी करते हैं आपके। सिराजुद्दौला मान बैठा बात को यार कि 100 लोग को मारना है, मिर्जाफर अकेले मार देगा, क्या करेंगे हम, खड़ा होकर घूम के महल चला जाएगा। इधर महल जाता है तब तक पता चलता है कि मैं लड़ाई हार गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये मतलब लैंड से हटेगा, ठीक है, उस प्लासी से हटेगा, मिर्जाफर आत्मसमर्पण कर देगा। मिर्जाफर इतनी बड़ी सेना लेकर आत्मसमर्पण कर देता है कि लगभग लड़ाई हार जाते हैं केवल 2 लोग, मोहनलाल और मीर मदान। ये वफादार थे सिराजुद्दौला के, ठीक है, ये दोनों अंततः लड़ाई लड़ेंगे, मारे जाएंगे, लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। रिजल्ट ये होता है कि प्लासी का युद्ध एक छलबद्ध युद्ध था। इस छलबद्ध युद्ध के में बंगाल यानी सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है। मिर्जाफर बंगाल का नवाब बनेगा, और मिर्जाफर को बोलेगा, मिर्जाफर से अंग्रेज बनेंगे, भाई मानते हैं कि बिना लड़ाई हुए तुमने पूरी इस लड़ाई को जिता दिया है, असली इस लड़ाई को जीत के हकदार तुम ही हो, लेकिन कुछ तो इनाम दो भाई, तुमको सेनापति से नवाब बना दिए, कुछ तो इनाम दे दो सरदार। ये बोलेगा 24 परगना तेरा, जा जिम्मेदारी है पूरी। एक और फर्टाइल क्षेत्र अब लग गया किसके हाथ? बंगाल के नवाब के हाथ, ओ सॉरी अंग्रेजों के हाथ। बंगाल बिहार उड़ीसा की जो इनके पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो तो था ही था, अब 24 परगना भी हाथ लग गया। अब क्या होगा? मीर जाफर देखेगा यार 24 परगना ले लिए और बंगाल बिहार उड़ीसा का, यार ये वास्तव में दस्तक का बड़ा दुरुपयोग कर रहा है। बोलेगा सरदार एक काम करो, तुम लोग दुरुपयोग कर रहे हो दस्तक का। अंग्रेज बोलेंगे चुप भाई, कोई बात नहीं, कोई दुरुपयोग नहीं कर रहा है, अगले दिन से ऐसी घटना नहीं मिलेगी, फिर करेंगे भाई। इसके दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना हम दस्त, ठीक है, लाइट भग गई है बट स्टोरी नहीं, ठीक है। इसके दिमाग में एक बात आएगी कि क्यों ना हम लोग क्या करें कि दस्तक का ही दुरुपयोग बंद कर दें। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी लाइट आ जाएगी। दस्तक के दुरुपयोग को बंद करने के लिए क्या करेगा, सबके लिए दस्तक फ्री कर देगा, यानी सभी लोग आओ,
फ्री में ट्रेड करो, कोई बात नहीं है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। अब होगा क्या कि जब जब कोई रोक टोक नहीं रहेगी तो इसमें अंग्रेजों का घाटा होगा, ठीक, क्योंकि अगर तुम सबको दस्तक फ्री कर दोगे तो इसमें अंग्रेजों का फायदा क्या है, फिर किस बात की फ्री ट्रेड, भाई सभी लोग फ्री हो गए ना, तो फिर तो जो व्यापारिक मतलब प्रतिस्पर्धा में टिकेगा वो लीड करेगा। अब अंग्रेज ये इस टाइप के प्रतिस्पर्धा में विश्वास नहीं रखते थे उस समय। वो बोलेंगे मिर्जाफर से कि ध्यान दो, हटा देंगे, बोलेगा हटा दो दमे तो, और अंग्रेज हटा देते हैं, क्योंकि इसका दुश्मन उसी का दामाद था, उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम को बोलेंगे भाई तुम एक काम करो, बैठो, ठीक है, मीर कासिम बैठेगा। मीर कासिम आता है और ताबड़तोड़ क्या देगा कि सटीक डिसीजन लेना चाहिए। जैसे पहली बात तो मुर्शिदाबाद से राजधानी बदल बदल के मुंगेर कर लेगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद में इन सबका हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था। तो जब इसने मुर्शिदाबाद से क्या करेंगे, जब मुंगेर चले जाएंगे, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड टाइम से मुझे बस, क्या हो क्या रहा है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बस एक बार मैं स्क्रीन सही कर लेता हूँ। चलिए सही हो गया, ठीक है। अब मीर कासिम तुलनात्मक एक योग्य शासक रहता है। इसकी काफी लड़ाई होती है किससे, अंग्रेजों से, वैचारिक लड़ाई। और जब ये राजधानी बदल लेगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लेगा, तो अंग्रेजों का यहाँ पे हस्तक्षेप भी कम होता है। अंग्रेजों को लगेगा भाई ये भी हाथ से निकल गया, इससे जो थी तो पहला वाला था, ठीक है। अब चूंकि ससुर को धोखा देके आया रहता है, तो जब तुम्हारे साथ अंग्रेज षड्यंत्र करेंगे तो ससुर तुम्हारा साथ क्यों देंगे। ससुर बोलेगा बेटा तुम तो मेरे साथ गद्दारी कर रही, अब मेरी बारी आई है तुम्हारे साथ गद्दारी करने की। अंग्रेज फिर जाएंगे किसके पास, मिर्जाफर के पास, बोलेंगे सरदार यार तुम ही अच्छा थे यार, ये तो साला बहुत चूतिया है, एक काम करो तुम बनो शासक, तुम असली शासक हो, ठीक है, बस थोड़ा समझो यार बात को। अंग्रेज के समझाएंगे, मिर्जाफर को लगे यार घर बैठने से बेहतर है बेरोजगार नवाब रहे, ठीक है, चलो जी हजूरी करेंगे। मीर कासिम को हटा देगा, मीर कासिम को फिर से हटाया जाएगा, और फिर से मिर्जाफर को लाया जाएगा, यानी समझिए मिर्जाफर आएगा, मिर्जाफर को हटा के मीर कासिम को ला जाएगा, फिर मीर कासिम को हटा के मिर्जाफर को। अब मीर कासिम को तुम बना दियो हो नवाब, इसके पास अपने विश्वास पात्र सैनिक हो गए, क्योंकि मुंगेर भाग गया है, तो कई सारे लोग इसको बहुत पसंद भी करने लगे थे। वो लोग बंगाल के बेसिकली वो लोग, वो सैनिक जो अंग्रेजों को नहीं पसंद करते थे, वो तो इसके साथ थे ही। अब ये भाग के जाएगा, भाई जाहिर बात है कि तुम हटा दियो, और अब जो नवाब है वो उसका ससुर है, ससुर के साथ दगाबाजी किया है, ससुर इसको छोड़ेगा नहीं, अंग्रेज भी छोड़ेंगे नहीं, अंग्रेज के साथ भी दगाबाजी किया है। अब क्या होगा, इसको लगेगा बंगाल में रुकना सही नहीं है सेहत के लिए, ये भाग के जाएगा अवध, अवध भाग के जाएगा। जब ये अवध भाग के जाता है तो वहां का शासक था सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला के जाएगा, पानी नहीं पिएगा, बोलेगा भाई बात करनी है तुमसे। सुजाउद्दौला बोलेगा कि आराम से बोलो क्या बात है, पूरी कहानी बताएगा, दर्दनाक अपनी कहानी। सुजाउद्दौला कहेगा कि भाई मीर कासिम परेशान मत हो, अभी बैठो, कुछ बनाते हैं नियम, शाम तक दोनों पहुंचेंगे शाह आलम द्वितीय के पास, मुगल सम्राट थे, क्योंकि अभी भी सम्राट सम्राट था, मुगल मुगल थे, मुगल की रिस्पेक्ट थी। शाह आलम द्वितीय से बोलेंगे सुजाउद्दौला की भाई ये देखो मीर कासिम है और वही आया है, ऐसी ऐसी बात है। शाह आलम द्वितीय बोलेंगे यार ये तो है, अंग्रेज तो परेशान कर ही दिए हैं। सुजाउद्दौला बोलेंगे भाई तुम दोनों को परेशान कर दिए, मेरी तरफ बढ़ने वाले हैं, अवध छिका बिहार छिका लिए हैं, मतलब बंगाल बिहार उड़ीसा तो पाई गए हैं, तो बंगाल से अवध की बस बाउंड्री है, जैसे एक बार 5 किलोमीटर घोड़ा दौड़ा दिए तो आ गए अवध में। तो मेरे दिमाग में लग रहा है कि भाई ये सब मेरे लिए भी सरदर्द बनेंगे, तो क्यों ना हम तीनों मिल जाए और अंग्रेज का नामो निशान खत्म कर दे। अब सरदार आप साथ दे दो तो खत्म। मुगल बोलेगा कि चल ठीक है। अब क्या होगा, अवध, मुगल और कासिम, ये तीनों हाथ मिलाएंगे और कसम खाएंगे कि अब अंग्रेज खत्म। अंग्रेज को खबर पहुंचेगी भाई एक त्रिगुट बन गई है। हेक्टर मुनरो बोलेगा कि आने दो मैदान में, वो जानता था कि शाह आलम द्वितीय अब अकबर थोड़ी ना हो तुम, ठीक है, वो बोलता था कि ठीक है कोई बात नहीं है, ये तो हमारा ही पास से भाग के गया, इसकी औकात तुमको पता है, हाइयर टीयर सुजाउद्दौला इनके पास भी अपना गुप्तचर भेजता है, कमी बेसी पता कर लेता है। और इस त्रिगुट की लड़ाई में क्या होगा, अब एकदम बहादुरी के साथ क्या होता है कि एक बक्सर की लड़ाई होगी, जानेंगे 1764 में, और इस त्रिगुट को पराजित कर देगा कौन, हेक्टर मुनरो।
हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की त्रिगुट की सेना को पराजित करेगा। इसकी अपनी कोई औकात नहीं है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। इसके पास, जिसके पास कुछ नहीं है उससे अंग्रेज क्यों ट्रीटी करेंगे? मीर कासिम से क्यों ट्रीटी करेंगे? इन दोनों से ट्रीटी करते हैं, शाह आलम द्वितीय से और शुजाउद्दौला से। ठीक है, जो ट्रीटी करते हैं वो एक अलग का विषय है। अब देखिए होता क्या है, अंग्रेज दूसरी बार क्या कर रहे हैं कि बंगाल को जीत रहे हैं, लेकिन अभी वो बंगाल में प्रशासन चलाने की स्थिति में नहीं थे। तो उनको लगा क्यों ना हम द्वैत प्रशासन चलाएं, यानी रेवेन्यू पे अपना कलेक्शन कर लें और प्रशासन चलाने को नवाब को दे दें। ठीक है, और नवाब के पास भी अपना एक रेजिमेंट भेज दे, वो उनकी निगरानी करता रहे। क्योंकि जो एक रेजिमेंट भेजे थे, यानी एक जो उनके लोग थे, उन्हीं की अनुमति से वो डिसीजन लेता था, यानी एक कठपुतली प्रशासन भी चलाता था। इसी को हम लोग कहते हैं द्वैत शासन। द्वैत शासन को और डिटेल में मैंने चर्चा किया गया है प्री टाइम क्लास में, और आपकी ध्रुव में कई जगहों पे। द्वैत शासन यहाँ समझाने बैठेंगे तो क्लास लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, तो बस अपने समझ जाना कि द्वैत शासन बक्सर की युद्ध की समाप्ति के साथ 1765 में आता है, और 1772 में 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में बेसिकली इसको खत्म कर दिया जाता है, अर्थात 1772 तक ये चलता है। ठीक है, जब 1765 में आया था उस वक्त भारत में कौन था? ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, और जब ये खत्म हुआ तो भारत में वारन हेस्टिंगस थे, तो क्लाइव की ड्यूरेशन में आता है और वारन हेस्टिंगस की ड्यूरेशन में ये समाप्त हो जाता है। ठीक, अब ये बंगाल के नवाबों का क्रम है। मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलवर्दी, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, 8 तक को आपने डिटेल में पढ़ा है। निजाम उद्दौला, सैफ उद्दौला और मुबारक उद्दौला, ये तीन आप लोग याद कर लीजिए। निजाम उद्दौला, सैफ उद्दौला और मुबारक। मुबारक मुबारक बोलते हैं ना लास्ट में, मुबारक हो, ठीक है, तुमको ये शादी तुम्हारी, क्योंकि वो लास्ट रहता है। ठीक, तो मुबारक उद्दौला लास्ट हो गया। निजाम, उसके ऊपर कौन है? सैफ साहब है, उसके ऊपर निजाम साहब। ठीक है, तो निजाम सैफ साहब को मुबारकबाद, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। ये लास्ट तीन हो गए, कभी कभी क्रम अरेंज करने के लिए दे देता है, इसको जानने के। ठीक, तो ये था आपके बंगाल के नवाब की कहानी। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्लास कितने टाइम हुआ है, क्योंकि क्लास 1 घंटे का अगर रहेगा तो ठीक रहेगा। 18 मिनट की क्लास अपनी बची है, 20 मिनट यानी और बचा है, तो हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध भी खत्म कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ से सेकंड क्लास लूंगा। ठीक है, 5 क्लास में, 6 क्लास में मैंने आपकी पूरी इस मॉडर्न को डिवाइड कर लिया है। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध में बेसिकली अपने दिमाग में रखना है, यहाँ पे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, और यहाँ पे 2 भारतीय शासक है जिनका नाम है हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली बाप था, टीपू सुल्तान बेटा था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, ये 4 स्क्रीन पे आपको आंग्ल मैसूर युद्ध दिख रहे होंगे, यही 4 से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ और मद्रास की संधि हुई। दूसरे में मंगलोर की संधि हुई। तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ध्यान देंगे, ये हैदर अली एक योग्य शासक था। ये क्या करेगा कि तोपखाने उपखाने का निर्माण करेगा, ये अंग्रेज को अच्छा नहीं लगता है, और हैदर से उनको लगता है कि इजिली भिड़ सकते हैं, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध करेंगे। मद्रास की संधि में उनको, मद्रास में बेसिकली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज को पराजय होगी, हैदर अली की जीत होगी, और हैदर अली क्या करेगा, मद्रास की संधि करके छोड़ देता है। उसको लगता है ये साले सब समझ जाएंगे, लेकिन नहीं समझते अंग्रेज। अंग्रेज क्या करेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कर देंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, केवल 10 साल का टाइम देके। ठीक है, जब लगेगा इनको हैदर थोड़ा कमजोर हो गया, हैदर इस लड़ाई में मारा जाएगा। इस लड़ाई में हैदर को चोट लग जाएगी, हैदर अली मारा जाएगा। और हैदर अली का बेटा क्या था? टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान भी वीर था, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को फिर टीपू सुल्तान लीड करेगा। क्योंकि पिताजी मारे गए रहते हैं और अंग्रेजों को उस ड्यूरेशन में बढ़त मिल जाती है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में एक्चुअली होता क्या है, टीपू हार जाता है, यानी मैसूर हार जाती है। परिणाम स्वरूप टीपू को मंगलोर की संधि करनी पड़ती है। मंगलोर की संधि के उपरांत आप देखेंगे कि टीपू अगले ही 5 सालों में अपनी स्थिति खूब मजबूत करेगा। फ्रांसीसियों से अपने संबंध बढ़ाएगा, सेना को अपने आधुनिकृत करेगा। ठीक है, तो काफी काम करता है फ्रांसीसियों के सहयोग से, और ये चीज अच्छी नहीं लगती किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेज तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मिलेंगे। कार्नवालिस की ड्यूरेशन था उस वक्त। कार्नवालिस से टीपू की पराजय होगी और श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी। ध्यान देंगे, जो तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध है एक त्रिगुट का युद्ध है। ठीक है, कार्नवालिस 2 भारतीय शासकों के साथ मिलकर अपना टीपू को हराया रहता है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से क्या करता है कि टीपू के आधे राज्य को छीन लेता है, और ये कहता भी है कि मैंने टीपू को पंगु बना दिया। और उस आधे राज्य को छीने हुए के राज्य को क्या है, उसके 145% भाग खुद अपने पास रखता है। मतलब आधा राज्य जो जीता रहता है उसका 90% भाग अपने पास रखता है, 10% भाग अपने दोस्तों को देता है, यानी जो साथ में थे। ठीक है, निजाम उजाम, लेकिन उनको भी कोई स्ट्रेटजिक और फर्टाइल एरिया नहीं देता है। तो ये कहता भी है कि मैंने अपने शत्रु को पंगु बना दिया, यानी टीपू को पंगु बना दिया,
और अपने मित्रों को सशक्त भी नहीं होने दिया, यानी निजाम उजाम को ताकतवर भी नहीं होने दिया। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। चतुर्थ, इसी में इसके बच्चों को कैद भी कर लिया जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1799 में वेलेस्ली की ड्यूरेशन में, और टीपू मारा जाएगा। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्ट, दो फैक्ट और याद कर लेंगे कि टीपू सुल्तान क्या है, बादशाह की उपाधि धारण करता है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है, और जेकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। ये सब बताता है कि ये क्या है, कि खुद को अब एक स्वतंत्र शासक के तौर पे दिखा रहा है, नवोन्मेष स्वभाव का है। ठीक है, और स्वतंत्रता के भी स्वभाव का है। ठीक है, और फ्रांसीसियों के साथ इसकी करीबी संबंध है। और ये सब चीजें आपको बस 2-3 फैक्ट याद रखनी है। बाकी मैंने जो चार्ट में समझाया है, चार्ट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका जो पेशवा है। ठीक है, पेशवा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। मैं एक बार देख लूं, स्क्रीन आप लोगों को क्लियर दिख रही है। ठीक है, ठीक है, थोड़ी क्लियर दिख रही है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, होता क्या दोस्तों कि साहू के नेतृत्व में क्या है कि नवीन मराठा, आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली साहू का जो ड्यूरेशन था, इसमें बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया गया। और बालाजी विश्वनाथ पहले ताकतवर पेशवर है, ये पेशवा है, इसी को जानेंगे। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि शिवाजी को पहला संस्थापक कहा जाता है, जानेंगे। बालाजी विश्वनाथ की के ही ड्यूरेशन में क्या है कि पेशवा का पद वंशानुगत हो चुका है, ध्यान देंगे। और जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होगी तो इनके पुत्र का नाम था, ध्यान देंगे, स्क्रीन आप लोग देखेंगे, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम क्या होगा, पेशवा बनेंगे। क्योंकि पद वंशानुगत था तो इनके पुत्र का बनना मतलब एकदम सरल था। बाजीराव प्रथम ध्यान देंगे, बाजीराव प्रथम के बारे में 3-4 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। पहला, इन्होंने हिंदू पद जो पातशाही है, ठीक है, हिंदू पद पातशाही का प्रचार किया। ठीक है, इन्होंने निजामुल मुल्क, वही बंगाल का जो स्वतंत्र शासक था, उसके साथ क्या किया, पालखेड़ा का युद्ध किया। और एक बार क्या होता है कि मैं 10-20 साथियों के साथ घूमने निकल देते हैं दिल्ली। ठीक है, और रास्ते में एक दो लोग को मार भी देते हैं। पहुंच जाते हैं लाल किला के अंदर, अचानक खबर मिलती है मुगलों को कि यार ये तो मराठाओं का आक्रमण हो गया। मराठा सरदार पूछता कितने हैं, तो बोलते साहब 20। 20 और महल के अंदर पूरा साम्राज्य चीरते हुए, तो बोलेंगे हाँ साहब। कि वह क्यों, बोला साहब बाजीराव आया है। बाजीराव से लोगों को इतनी समझ जाओ कि फटती थी। होता ये था, इनको पता था कि यार बाजीराव को कुछ भी हुआ ना, तो मराठाओं की नंगी तलवार मुगल की तरफ निकल पड़ेगी। और फिर कौन सी वो रात, जिस रात पहुंच गया मराठा, दिल्ली पहुंचे, उस दिन दिल्ली से मुगल खत्म पूरी तरीके से। तो बाजीराव को बुलाए, बैठाए, बोले बताए नहीं, आना था, व्यवस्था की होती रास्ते में। बाजीराव बोलते नहीं नहीं, बस ऐसे घूमने आए थे। ठीक है, कोई बात नहीं है, जा रहे वापस। तो थोड़ा राहत का सांस लेगा मुगल। बोलेगा बस घूमने आए थे, बोलेगा हाँ। बाजीराव प्रथम समझ जाते हैं कि दिल्ली की क्या औकात है। वो बोलते हैं आएंगे मराठा में, बोलेंगे यार मैं तो 20 लोग अकेले एकदम लाल किला घुस गया, अगर हम लोग तो 400 लोग जाए तो फिर दिल्ली तो अपनी है। हालांकि बाजीराव भी मुगल भी समझ जाते हैं कि अब मेरी तो खैर नहीं। ठीक है, ये तो खत्म हो गया है। अब ये एक चाल चलेंगे जो सरदेशमुखी और चौथ ने जो नियम इनको दिया था कि दुश्मन देश अगर कोई हमला करेगा तो मैं तुम्हारे पे उसका रक्षा करूंगा। ठीक है, और यही जब अब्दाली का अटैक होगा ना, तो मुगल भेजेंगे एक खबर किसके पास, मराठाओं के पास, कि साहब अब्दाली आया है, बचा लो। ठीक है, और यही एक स्ट्रेटजी की गलती पड़ जाती है मुगलों से, सॉरी मराठाओं से। मराठा कभी भी इस लोकेशन पे, मतलब प्लेन लोकेशन पे लड़ाई नहीं लड़ लेते। एक तो ये गलती हो जाती है कि अब्दाली को बुलाने के बजाय खुद चले जाते लड़ने। दूसरी बड़ी बात कि यार महाराष्ट्र वाले उस बेल्ट से पहाड़ी चीरते चीरते चीरते, कड़कती धूप, ना खाने का रिसोर्स ना कुछ, और वहां तक पहुंच गए। इनको पता था कि बीच में, मतलब दिल्ली के उत्तर भारत तक बेसिकली उस क्षेत्र में लड़ाई होनी थी। अब्दाली उधर था। अब्दाली जानता था कि यार कि रास्ते में जो खाने पीने का सोर्स अगर वो लोग मिटा दिए तो ये सब भूखे मर जाएंगे, और हुआ भी वही। आधे से ज्यादा सैनिक भूख से और प्यास से मर जाते हैं। ठीक है, और लड़ाई अंततः, मतलब एक चुटपुट लड़ाई होती है, पानीपत का तृतीय युद्ध, और मराठा खत्म हो जाते हैं। ठीक, मराठाओं की पूरी पावर ही खत्म हो जाएगी। तो ये चीज था। ठीक है, बाजीराव प्रथम के ड्यूरेशन में क्या होता है, एक संगोला की संधि होती है। और संगोला की संधि के तहत क्या है कि पेशवा के हाथ में सारे अधिकार आ जाते हैं। जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु होगी, ध्यान देंगे, ठीक है,
तो बालाजी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब जब कुछ, ठीक है, ठीक है, अब देखिए होता क्या कि ठीक है, मैं समझ गया अब। ठीक, बाजीराव प्रथम की जब मृत्यु होगी तो इनके पुत्र थे बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ से बालाजी लिया गया है और बाजीराव प्रथम से बाजीराव लिया गया है, और इनके पुत्र का नाम पड़ता है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव क्या होंगे, पेशवा बनेंगे, और ये एक महान पेशवा थे क्योंकि इन्हीं के ड्यूरेशन में सर्वाधिक प्रसार हुआ है मराठाओं का, ध्यान देंगे। और एक संगोला की संधि इनके ड्यूरेशन में होती है, बालाजी बाजीराव के ड्यूरेशन में, जिसमें सारे जो राइट्स होते हैं ना पेशवाओं के हाथ में चले जाते हैं, सारे अधिकार। यानी अब पेशवा का पोस्ट और बलवान होगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और बालाजी बाजीराव के ड्यूरेशन में पानीपत का तृतीय युद्ध होगा। हालांकि इस पानीपत के तृतीय युद्ध को बालाजी बाजीराव लीड नहीं करते हैं, इस युद्ध को साहू जी, ध्यान देंगे, सदाशिव भाव लीड करते हैं, या साथ कहीं लिखा भी हो, ध्यान देंगे। पानीपत के तृतीय युद्ध को सदाशिव भाव के द्वारा नेतृत्व किया जाता है क्योंकि इनकी तबियत खराब थी, ठीक है। बालाजी बाजीराव की तबियत खराब थी और इसका नेतृत्व सदाशिव भाव करते हैं। अहमद शाह अब्दाली से इनकी पराजय हो जाती है, ये स्टोरी मैंने इसके पहले ही बता दिया। जब मराठा कमजोर होंगे तो अंग्रेज क्या होंगे कि इनसे भी समय के साथ लड़ाई करेंगे, जैसे हिस्टिंगस आएगा, हिस्टिंगस के ड्यूरेशन में आंग्ल मराठा युद्ध होगा, ध्यान देंगे, ठीक है। अब 82 से, अब देखेंगे यहाँ पे 1782 में ये लड़ाई खत्म होती है और फिर 20 वर्ष बाद स्टार्ट हो रही है, ठीक। 20 वर्ष बाद होगा क्या कि 20 वर्ष की ट्रिटी होगी, 20 वर्ष की ट्रिटी होगी कि भैया हम लोग 20 वर्ष तक क्या है एक दूसरे से नहीं भिड़ेंगे। अंग्रेजों को समझ में आना 3 की औकात किसकी, मराठाओं की। वो समझ जाते हैं भाई इनसे लड़ नहीं पाएंगे, इनको रेस्ट करो, इनको कमजोर होने दो, तब तक जो कमजोर है हम उनको जीते। अभी ये ताकतवर है, इनसे लड़ेंगे तो पता चला हमारा वजूद ही खत्म। 1803 से 1805 में वेलेस्ली का ड्यूरेशन है, यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, ठीक है। और अंततः लॉर्ड हेस्टिंग्स के ड्यूरेशन में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस ड्यूरेशन के कौन गवर्नर थे ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या दोस्तों, ध्यान देंगे, एक समय आता है कि मराठाओं में भी उत्तराधिकार का युद्ध चलेगा, जिससे एक कहानी मिलती है कि पेशवा नारायण राव की हत्या उन्हीं के चाचा के द्वारा कर दी जाती है, जिनका नाम था रघुनाथ राव। और जब रघुनाथ राव के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाएगी अपने भतीजे की, तो यहीं से प्रशासनिक व्यवस्था में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ेगा। देखिए अब क्या है कि पेशवा कौन होगा ना, ध्यान देंगे, पेशवा कौन होगा, इसके निर्णय में अंग्रेजों का हस्तक्षेप स्टार्ट हो जाता है। ये सपोर्ट किसको करेंगे, माधव राव नारायण को, जो कि अल्पायु थे, अंग्रेज सपोर्ट करेंगे। और माधव राव नारायण जो है ये पेशवा बनेंगे भी, लेकिन माधव राव नारायण की एज कितनी है, माधव राव नारायण की एज महज 4 साल है। इतने कम उम्र के बच्चे को तुम पेशवा बना रहे हो, ये अंग्रेजों की चाल थी सपोर्ट करने की। इस अल्पायु वाले बच्चों को एक सभा के द्वारा, जिसका नाम था 12 भाई सभा, जो कि 12 सदस्यों की एक सभा थी, इसके द्वारा इनको नेतृत्व प्रदान किया जाता था। इनके सपोर्ट में ये 4 साल के माधव राव नारायण शासन चलाते थे, ठीक है। आप समझिए, अब इससे अंग्रेजों को पता चल गया कि लोग कितने कमजोर हो गए, फिर प्रथम मराठा, द्वितीय मराठा और तृतीय मराठा होगा, चीजें खत्म, ठीक है। जहां पे देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या है, सालबाई की संधि के माध्यम से खत्म हुआ है, इस को जानेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के माध्यम से खत्म हुआ है, और ये सालबाई की संधि कराने में महादजी सिंधिया का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। इस जो 12 लोग की टीम थी, इसमें महादजी सिंधिया भी एक थे उनमें से। सालबाई की संधि अंग्रेजों के साथ मध्यस्थता कौन कराएगा, महादजी सिंधिया कराएंगे, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे देंगे, यहाँ पे जॉर्ज बार्लो और होलकर के मध्य होता है, जॉर्ज बार्लो और होलकर के मध्य होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे राजघाट की संधि होगी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में राजघाट की, सॉरी, राजपुर की संधि होगी, और ये जॉर्ज बार्लो और होलकर के बीच होती है। तो राजपुर घाट की जो संधि होती है वो एक्चुअली हमारे यहाँ गोरखपुर में एक राजघाट है, ठीक है। इसी लिए राजपुर घाट को मैंने राजघाट पढ़ दिया, जो ज्यादा बोलने में आसान रहता है, वो दिन भर में 2 बार नाम निकल जाता है, क्योंकि एकदम बगल में चौराहा पे निकलने के लिए भी आपको वहीं से जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए राजपुर राजघाट निकल गया, ठीक है। जॉर्ज बार्लो और होलकर के बीच में हुआ था, ये चीज ध्यान देंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसी में पेशवा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा, ध्यान देंगे। और पेशवा बाजीराव द्वितीय क्या है, अंतिम पेशवा होंगे, ठीक है। तो यहीं से मतलब आपका देखेंगे कि पूरा मराठा खत्म हो जाते हैं, ठीक। तो ये चीज बेसिकली अपने दिमाग में रखना है
कि तीसरा में संधि करने का काम ही नहीं है, क्योंकि संधि तो उससे करनी है जिसको कुछ देना है और कुछ उससे लेना है। ठीक है, तो तृतीय में मराठा पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इनको उसके बाद से पेंशन भोगी बना देंगे समय के साथ। ठीक है, और पेशवा अंततः पूरी तरीके से, यानी मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। 5 छुटपुट हिस्सों में बढ़ जाएंगे, समय के साथ सबसे सहायक संधि कर ली जाएगी। ठीक, तो ये था बेसिकली आपका आंग्ल मराठा युद्ध। अब यहाँ से सिख स्टार्ट हो जाता है। मैं एक बार टाइम देख लूं, 1 घंटे अगर क्लास आपकी हो गई होगी तो सिख को ब्रेक करेंगे। ठीक है, 5 मिनट टाइम बचा है। मेरा मानना है कि सिख साम्राज्य हो सकता है 5 मिनट में, नहीं हो पाएगा। ठीक है, बेसिक हो सकता है लेकिन हो स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं, कल ही फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर आज इस क्लास से विदा लेते हैं। जय हिंद।